अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा क्राइम है जिसमें लॉ का हर वर्ड कंसेंट से शुरू होता है, लेकिन कोर्ट रूम तक पहुंचते पहुंचते डिस्कशन कैरेक्टर पर शिफ्ट हो जाता है। एक ऐसा ऑफेंस जिसमें पनिशमेंट तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की लिखी गई है, लेकिन जजमेंट आते आते सालों बीत जाते हैं। एक ऐसा इशू जहां स्टैटिस्टिक्स, सोसाइटी और सिस्टम एक औरत की तीन अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। लेकिन यहाँ सवाल है कि प्रॉब्लम लॉ की कमी है या इम्प्लीमेंटेशन की। आज का वीडियो किसी केस का या किसी हेडलाइन का हिस्सा नहीं, बल्कि पूरी लीगल फ्रेमवर्क, डिले और अकाउंटेबिलिटी के ट्रूथ पर है। अगर आप समझना चाहते हैं कि ग्राउंड रियलिटी फाइल से लेकर कोर्ट तक कैसे बदलती है, तो इस डिस्कशन को एंड तक जरूर देखिए। मैं हूं एडवोकेट महविश और लॉयर्स ब्यूगल पर। आज हम बात करेंगे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, लॉ, डिले एंड अकाउंटेबिलिटी। इंडिया में लगभग हर 16 मिनट में एक ऐसा केस रजिस्टर होता है जो किसी की बॉडीली ऑटोनॉमी और डिग्निटी को डायरेक्ट चैलेंज करता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारा जस्टिस सिस्टम का रियल टेस्ट है। आज का डिस्कशन सिर्फ गुस्सा या आउटरेज का नहीं, बल्कि एक सवाल के साथ शुरू होता है कि लॉ क्या कहता है, सिस्टम एक्चुअली क्या डिलीवर करता है, और दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना है। और इस डिस्कशन को समझने के लिए सबसे पहले ये क्लियर करना जरूरी है कि लॉज एक्चुअली में डिफाइन क्या करते हैं। इंडियन क्रिमिनल लॉ में असॉल्ट का फ्रेमवर्क पहले इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 375 और 376 में था। 2023 के बाद ये प्रोविजंस बीएनएस के सेक्शन 63 ऑनवर्ड्स में शिफ्ट हो गए। लॉ का बेसिक प्रिंसिपल सिंपल है, कंसेंट फ्री, वॉलंटरी और क्लियर होना चाहिए। साइलेंस कंसेंट नहीं होती, रिलेशनशिप भी कंसेंट नहीं होता। अगर पावर प्रेशर के अंडर एग्रीमेंट किया जाए तो वो भी वैलिड कंसेंट नहीं माना जाता। एग्रीवेटेड केसेस में पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, और कुछ एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी केसेस में डेथ पेनल्टी भी पॉसिबल है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि लॉ फिजिकल एक्ट से ज्यादा कंसेंट पर फोकस करता है। रिसर्च भी ये बताती है कि ये ऑफेंस अक्सर पावर और डोमिनेशन से लिंक्ड होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से ये डायरेक्ट वॉल्यूशन होता है आर्टिकल 21 का, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब सवाल ये है कि क्या लॉ हमेशा से इतना स्ट्रॉन्ग था? बिल्कुल नहीं। इंडिया में लॉ धीरे धीरे प्रोटेस्ट और कोर्ट जजमेंट्स के थ्रू इवॉल्व हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं मथुरा कस्टोडियल केस 1972। इस केस में एक यंग ट्राइबल वुमन ने पुलिस स्टेशन के अंदर कस्टोडियल सेक्सुअल असॉल्ट का एलिगेशन लगाया। ट्रायल कोर्ट ने इनिशियली एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया, वहीं हाई कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक्विटल रिस्टोर कर दिया और कहा कि रेजिस्टेंस का प्रूफ सफिशिएंट नहीं था, इसलिए कंसेंट प्रिज्यूम किया गया। इस जजमेंट के बाद पूरी कंट्री में प्रोटेस्ट हुए। एक्टिविस्ट और लीगल स्कॉलर्स ने आर्ग्यू किया कि पुलिस कस्टडी जैसे एनवायरनमेंट में कंसेंट का कॉन्सेप्ट ही अलग तरह से एनालाइज होना चाहिए, और इसका रिजल्ट था 1983 अमेंडमेंट। कस्टोडियल केस में बर्डन डायनामिक्स चेंज हुए। लॉ ने रिकॉग्नाइज किया कि पावर इम्बैलेंस की सिचुएशन में कंसेंट का असेसमेंट डिफरेंट होगा। ये इंडियन लॉ का पहला मेजर स्ट्रक्चरल शिफ्ट था। फिर हुई एक और मेजर चेंज जिसे हम विशाखा गाइडलाइंस कहते हैं। विशाखा गाइडलाइंस इंडिया के वर्क प्लेस हरासमेंट लॉ का फाउंडेशन है। ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1997 में लैंडमार्क जजमेंट विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में इशू की थी। ये केस राजस्थान के एक सोशल वर्कर के साथ इंसिडेंट के बाद फाइल हुआ था। उस वक्त इंडिया में वर्क प्लेस हरासमेंट के खिलाफ कोई भी स्पेसिफिक लॉ ही नहीं था, इसलिए कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 14, 15, 19, 1G और 21 के बेसिस पर गाइडलाइंस फ्रेम की, जिन्हें हम विशाखा गाइडलाइंस कहते हैं। इन गाइडलाइंस ने हरासमेंट की डेफिनेशन दी। कोर्ट ने पहली बार क्लियरली डिफाइन किया कि हरासमेंट में क्या क्या आता है। अनवेलकम फिजिकल कॉन्टैक्ट, फेवर्स की डिमांड, कलर्ड रिमार्क्स, मटेरियल दिखाना, कोई भी अनवेलकम फिजिकल, वर्बल या नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्स नेचर। दूसरा, इसमें एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और हर एम्प्लॉयर की क्या लीगल ड्यूटी है वो भी बोला गया। सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देना, प्रिवेंटिव स्टेप्स लेना, अवेयरनेस क्रिएट करना। और तीसरा, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ICC। हर वर्क प्लेस में एक कंप्लेंट्स कमेटी बनाना मैंडेटरी बन गया, जिसमें हेड विमेन होनी चाहिए, कम से कम 50% विमेन मेंबर्स हो, एक एक्सटर्नल NGO एज थर्ड पार्टी मेंबर होना चाहिए फॉर न्यूट्रलिटी, एंड लास्ट पे प्रिवेंटिव स्टेप्स जैसे एंटी सेक्समेंट पॉलिसी डिस्प्ले करना, एम्प्लॉयज को एजुकेट करना, डिसिप्लिनरी एक्शन इंश्योर करना। और जब तक पार्लियामेंट कोई स्पेसिफिक लॉ पास नहीं करता, तब तक ये गाइडलाइंस लॉ ऑफ द लैंड के बराबर बाइंडिंग थी। आगे क्या हुआ? 2013 में पार्लियामेंट ने ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, जिन्हें हम लोग इस वक्त पॉश के नाम से जाना जाता है, उसको पास किया। ये एक्ट विशाखा गाइडलाइंस को स्टैट्यूटरी फॉर्म देता है और उन्हें लीगली कोडिफाई करता है। एक लाइन में समझो तो विशाखा गाइडलाइंस ने इंडिया में पहली बार ये क्लियर किया कि वर्क प्लेस से सिर्फ बैड बिहेवियर नहीं, बल्कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। लीगल अवेयरनेस बढ़ रही थी, लेकिन 2012 ने पूरा फ्रेमवर्क हिला डाला।
निर्भया केस 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में एक ब्रूटल मूविंग बस के अंदर हुआ। विक्टिम की बाद में इंजरीज की वजह से डेथ हो गई। इस इंसिडेंट ने नेशन वाइड प्रोटेस्ट ट्रिगर किए। ट्रायल कोर्ट ने 2013 में एक्यूज को कैपिटल पनिशमेंट सुना दी, लेकिन वही दिल्ली हाई कोर्ट ने अपहोल्ड कर दी। लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कैपिटल पनिशमेंट कंफर्म कर दी। फिर रिव्यू पिटिशंस, क्यूरेटिव पिटिशंस और मर्सी पिटिशंस के बाद 2020 में एग्जीक्यूशन हुआ। पूरा जुडिशियल साइकिल लगभग 7 से 8 साल चला। इस केस के बाद पार्लियामेंट ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 पास किया। मेजर चेंजेस हुई की डेफिनेशन एक्सपैंड हुई, नॉन पेनाइल इंक्लूड हुआ, स्टॉकिंग, वॉयरिज्म सेपरेट ऑफेंसेस बन गए, मिनिमम पनिशमेंट इंक्रीज हुई, कुछ एग्रीवेटेड केसेस में डेथ पेनल्टी भी इंट्रोड्यूस हुई, विक्टिम आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना क्रिमिनल ऑफेंस बन गया, इन कैमरा ट्रायल्स स्ट्रेंथन हुई। उसके बाद 2018 अमेंडमेंट ने माइनर विक्टिम्स के केसेस में और स्ट्रिक्टर पनिशमेंट ऐड की। यहाँ तक आते आते लॉ का टेक्स्ट काफी स्ट्रांग हो चुका था। लेकिन सवाल ये है कि क्या कन्विक्शन सिस्टम भी उतना स्ट्रांग है? उसके लिए चले हम डेटा देखते हैं। लेटेस्ट एनसीआरबी डेटा 2023 के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 29,670 केसेस ऑफिशियली रजिस्टर हुए, मतलब एवरेज 80 to 90 केसेस पर डे, और रफली हर 16-17 मिनट में एक केस रजिस्टर होता है। और ये सिर्फ रेप कैटेगरी का डेटा है। टोटल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन 2023 में अप्रोक्सीमेटली 4.5 लाख रिकॉर्ड हुए, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी हरासमेंट, असॉल्ट, ट्रैफिकिंग सब इंक्लूड होते हैं। अब आते हैं कन्विक्शन रेट पे। केसेस में नेशनल कन्विक्शन रेट अप्रोक्सीमेटली 20 to 30% के आसपास रहता है। मतलब अगर 100 केसेस रजिस्टर होते हैं तो सिर्फ 20 से 30 में फाइनल कन्विक्शन होता है। बाकी केसेस में एक्विटल, डिस्चार्ज या इनसफिशिएंट एविडेंस के बेसिस पर एक्यूज्ड को फ्री कर दिया जाता है। पर लो कन्विक्शन का मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली केस फॉल्स होता है। ये रीजन भी हो सकते हैं, जैसे वीक इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक डिले, विटनेस हॉस्टाइल हो जाना, एविडेंस प्रॉपरली कलेक्ट ना होना। अब अगर पेंडेंसी के बारे में बात करें तो 75% केसेस पेंडिंग स्टेज पे रहते हैं। एवरेज ट्रायल ड्यूरेशन 3 से 5 साल तक स्ट्रेच हो सकती है। इस डिले का इंपैक्ट दोनों पर पड़ता है। सर्वाइवर प्रोलॉन्ग लीगल स्ट्रेस फेस करता है और वहीं अक्यूज्ड भी सालों तक अनसर्टेनिटी में रहता है। अब एक इंपॉर्टेंट मिथ समझो। पब्लिक डिस्कोर्स में अक्सर कहा जाता है कि मेजॉरिटी केसेस तो फॉल्स होते हैं। ऑफिशियल क्लासिफिकेशन के हिसाब से फॉल्स केसेस का परसेंटेज एग्जैजरेटेड क्लेम्स के हिसाब से काफी ज्यादा कम होता है। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स को रिस्पॉन्सिबली इंटरप्रेट करना जरूरी है। एक और क्रिटिकल इशू है अंडर रिपोर्टिंग। ग्लोबली अंडर रिपोर्टेड ऑफेंस माना जाता है। इंडिया में अंडर रिपोर्टिंग के कई रीजंस हैं, जैसे सोशल स्टिग्मा, विक्टिम ब्लेमिंग का फेयर, फैमिली रेपुटेशन कंसर्न होता है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, थ्रेट या रिटेलिएशन का डर, पुलिस या सिस्टम पर डिस्ट्रस्ट हो सकता है। इसीलिए जो 29,670 केसेस रिकॉर्डेड है तो वो एक्चुअल इंसिडेंट्स का कंप्लीट पिक्चर नहीं होते, वो सिर्फ रिपोर्टेड केसेस रिफ्लेक्ट करते हैं। अब चैलेंजेस के बारे में बात करें तो ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लम्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, जैसे एफआईआर हेजिटेशन, कभी कंप्लेनेंट को पुलिस स्टेशन पर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है, फिर भी ग्राउंड रियलिटी इनकंसिस्टेंट हो सकती है। दूसरा, फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। डीएनए और मेडिकल एविडेंस क्रूशियल होते हैं, लेकिन फॉरेंसिक लैब्स ओवरलोडेड हो सकती है, डिले एविडेंस को वीकन भी कर सकता है। तीसरा, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज। इम्प्रॉपर सैंपल कलेक्शन या इनकम्प्लीट मेडिकल लीगल रिपोर्ट प्रोसिक्यूशन को वीक कर सकता है। फोर्थ, विटनेस होस्टाइलिटी। लॉन्ग ट्रायल के दौरान विटनेस प्रेशर में या मेमोरी इश्यूज की वजह से होस्टाइल हो सकता है। एंड एट लास्ट, प्रोसीजरल एडजॉर्नमेंट्स। फ्रीक्वेंट डेट्स और एडजॉर्नमेंट्स ट्रायल को स्लो कर देते हैं। चार्जशीट वीक हो सकता है तो केस कोलैप्स हो सकता है। कोर्ट इमोशनल रीजंस पर नहीं, सिर्फ एविडेंस पर डिसीजन लेती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए हैं, लेकिन जज स्ट्रेंथ और केस लोड इंबैलेंस अभी भी इशू है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और उसे इफेक्टिवली यूज करना दो अलग चीजें हैं। अब डिजिटल इकोसिस्टम की बात करें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई है। मीडिया कवरेज से इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर प्रेशर आता है। पब्लिक मोबिलाइजेशन से पॉलिसी रिफॉर्म फास्ट हो सकता है, जैसे निर्भया के बाद हुआ। लेकिन डिजिटल स्पेस डबल एज्ड है। सिलेक्टिव आउटरीच, कम्युनल फ्रेमिंग, एग्जैजरेटेड स्टैटिस्टिक्स विदाउट वेरिफिकेशन। लीगल डिस्कोर्स एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। अगर पब्लिक परसेप्शन डिस्टॉर्टेड हो जाता है तो पॉलिसी डिमांड भी डिस्टॉर्टेड हो सकती है। बैलेंस जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी भी जरूरी है और जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी। अगर कन्विक्शन रेट रियलिस्टिकली इंप्रूव करना है तो रिफॉर्म्स सुपरफिशियल नहीं, स्ट्रक्चरल होने चाहिए। फॉरेंसिक लैब्स एक्सपैंड होनी चाहिए। पुलिस को ट्रॉमा सेंसिटिव ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम स्ट्रांग बनाना होगा। पर एजुकेशन भी क्रिटिकल है। कंसर्न की अंडरस्टैंडिंग स्कूल लेवल से डेवलप होनी चाहिए। क्रिमिनल लॉ लास्ट रिजॉर्ट होता है, पर प्रिवेंशन पहले आता है। आज इंडिया में वायलेंस लॉ टेक्स्ट के लेवल पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
अमेंडमेंट्स मल्टीपल हो चुकी है, पनिशमेंट स्ट्रिक्ट से ज्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन सर्टेन ना हो, स्पीडी ट्रायल्स ना हो और कन्विक्शन कंसिस्टेंट नहीं होती, डेटरेंस इनकम्प्लीट रह जाएगा। जस्टिस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी सिर्फ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट से नहीं बल्कि फेयर, टाइमली एंड एविडेंस बेस्ड एडजुडिकेशन से मेजर होती है। ये इशू इमोशनल जरूर है, लेकिन सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल है। आज जब हम साइलेंस और लीगल सिस्टम की बात करते हैं तो असली सवाल ये नहीं होता कि लॉ कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट है, सवाल ये होता है कि वो ग्राउंड पर कितना इफेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग स्टैट्यूट्स लिख देना रिलेटिवली इजी है, लेकिन उन्हें फेयर इन्वेस्टिगेशन, टाइम बाउंड ट्रायल और कंसिस्टेंट कन्विक्शन के थ्रू इंप्लीमेंट करना ही रियल टेस्ट है। जस्टिस तब तक कंप्लीट नहीं होती जब सर्वाइवर को सिर्फ सिंपैथी नहीं, सिस्टम से सर्टेनिटी मिले और एक्यूज्ड को भी डिले नहीं, टाइमली एडजुडिकेशन मिले, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ उसकी पनिशमेंट से नहीं बल्कि उसकी प्रोसेस की इंटीग्रिटी से मेजर होती है। जब इन्वेस्टिगेशन सर्टेन हो, ट्रायल स्विफ्ट और जजमेंट एविडेंस बेस्ड होती है, तभी लॉ डेटरेंट बनता है, वरना वो सिर्फ पेपर पर लिखा हुआ प्रॉमिस रह जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये था लॉयर्स ब्यूगल पर एडवोकेट महविश के साथ लीगल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।